नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेबल होने वाला है, क्योंकि कुछ कंपनीज के ऊपर गुड न्यूज़ आया है और कुछ कंपनीज के ऊपर बैड न्यूज़ भी है। वो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो न्यूज़ पब्लिश किया गया है, वो मैं आपको साथ शेयर करूँगा। उसके साथ-साथ कंपनी की जो फिलहाल का जो सिचुएशन है, टेक्निकली चार्ट पैटर्न में इसका सिचुएशन कौन सा जगह पे है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा, उसका नाम आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा ग्रुप की एक सबसे पुराना कंपनी है और एक ट्रस्टेड कंपनी भी है। तो टाटा ग्रुप के टाटा मोटर्स ने जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया और इसका मैनेजमेंट जिस तरीके से कमेंट्स भी किए कि 2025 के अंदर अंदर उसका जो डेप्थ है उस डेप्थ को कम करेंगे और 2023-30 के अंदर अंदर उसका डेप्थ को जीरो डेप्थ कर देंगे। तो इस तरह बड़ा जो कमेंट उन्होंने किया, क्या वो कर पाएंगे? देखिए, कुछ हद तक देखा गया तो टाटा मोटर्स के बाद पिछले सालों में 6% के आसपास डेप्थ था। तो 6% के आसपास डेप्थ ऑफ इक्विटी था। अभी वो घट के हो चुके हैं 2.38। तो अभी क्वेश्चन आएगा, सर इतना डेप्थ वो कहाँ से कम किया? क्या कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था? बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट तो हुआ था मगर उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था जे कि पूरा का पूरा डेप्थ ही खत्म कर दे। तो कंपनी कहाँ से डेप्थ को कम किया? आप ध्यान से देखेंगे तो बैलेंस शीट में पहले देखिए 78,000 94,000 के आसपास इसका डेप्थ देखने को मिला था। अभी देखिए धीरे धीरे करके इसका रिजर्व देखने को मिला था। अभी देखिए धीरे धीरे करके रिजर्व कम हुआ। यहाँ पे कितना हुआ? 43,000। तो इसका मतलब कंपनी ने खुद का जो रिजर्व है उस रिजर्व को बेचा और रिजर्व बेचने के बाद उसी पैसे से कंपनी सबसे पहले क्या किया? खुद का डेब्ट को रीपेमेंट किया। देखिए, कर्जा अगर कंपनी के ऊपर रहेंगे तो कितना भी आप सेल कर लेना, वो तो प्रॉफिट में नहीं आएगा, वो उल्टा लॉसेस में ही चला जाएगा, क्योंकि कर्जा ज्यादा है तो कंपनी के ऊपर बड़ा एक खतरा हमेशा बनता है, देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है इस कंपनी के ऊपर? फिलहाल के लिए देखिए, कंपनी ने जो जिस तरीके से काम कर रहा है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि 79,600 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1 लाख करोड़। इस बात को याद रखना कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो सेल्स का जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हुआ और उस हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए और उस हिसाब से देखा है तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 898 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 3,800 करोड़। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अलग लेवल का ग्रोथ हुआ। लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट हो चुके हैं और लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली प्रॉफिट होता जा रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट माना जाएगा। और सबसे जो बड़ी बात है इस कंपनी का जो कैश फ्लो में, आपको एक बात जरूर देखना चाहिए कि कंपनी जितने प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, मतलब इतने ज्यादा कर्जा लिया, उसको कंटिन्यूसली रीपेमेंट भी किया जा रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ कर्जा लेते ही जा रहा है और कंपनी रीपेमेंट भी नहीं किया। ऑब्वियसली रीपेमेंट किया। और कंपनी देखिए बीच में थोड़ा सा कम डिविडेंड देना स्टार्ट किए थे, क्योंकि डिविडेंड कहाँ से देंगे? कंपनी लॉस मेकिंग में कंपनी था। अभी धीरे धीरे करके कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है तो इसलिए डिविडेंड भी अच्छा खासा पे आउट कर रहा है। 141 करोड़ के आसपास डिविडेंड दिया था। तो 141 करोड़ के आसपास डिविडेंड इस साल में दिया, इसीलिए शायद इन्वेस्टर ने पहले से ही माल उठाना स्टार्ट कर चुके हैं। प्रोमोटर के पास, एफएचडीएस पब्लिक, हर किसी के पास यहाँ पे सेम टू सेम होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है टाटा मोटर्स के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। इस कंपनी के ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट 70 टू 75 रुपीज के आसपास है और मैं इसके ऊपर होल्ड भी करूँ और कंटिन्यू भी जरूर करूंगा। इसके ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपके साथ शेयर किया था, वो कुछ इस तरीके से था। दो बार यहाँ पे शोल्डर क्रिएट हुआ और उसके बाद एक बिग हेड क्रिएट हुआ, उसके बाद एक शोल्डर क्रिएट हुआ। जब इस तरीके से कोई पैटर्न क्रिएट होता है तो उसके लिए आपको करना क्या है? पैटर्न कंफर्म आपका कहाँ पर मिलेगा? देखिए, जब शोल्डर कंप्लीट होंगे तो उसके ऊपर कोई ना कोई ब्रेकआउट कैंडल मिलेगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल कौन सा है? यहाँ पे है। और आपको करना क्या है? इस ब्रेकआउट को मार्किंग करना है। उसके ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग कैंडल दे और वो भी कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे, रेड कैंडल नहीं, रेड कैंडल तो क्लोजिंग नहीं दे सकते, कोई ग्रीन कैंडल अगर क्लोजिंग दे तो उसके ऊपर एंटी बनेगा। और टारगेट कहां तक लेंगे? टारगेट ये जो कप का जो साइज होंगे, यहाँ पे जो हेड का जो साइज होगा, इसी साइज को मार्किंग कर लेना और उसी साइज को ऊपर में बैठा देना। तो जो रेंज बनेगा वही इसका टारगेट बनेगा। तो फाइनली मेरा जो रेंज निकल कर आ रहा है वो 700 रुपीज के आसपास
और इसका टारगेट बनेगा 700 रुपीज के आसपास। जो टारगेट बन रहा है 31% के आसपास। तो यहाँ पे टारगेट के आसपास ही है, नजदीकी है, मार्केट के ऊपर प्रेशराइज है, तो इसीलिए रुके हुए हैं। अगर मार्केट कंटिन्यू करता तो कब का प्रॉफिट मिल जाता। तो बाकी मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम आप देखेंगे तो उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बहुत एक छोटा सा कंपनी है, सिर्फ 3100 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इतना छोटा सा कंपनी है, फिर भी कंपनी में दम है। कंपनी खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया। जैसे आप देखेंगे आरओसी आरओई, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटीज, मतलब कितना रिटर्न कमा रहा है पर इक्विटीज में आप देखेंगे तो 53% के आसपास। तो यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिला। और कंपनी इनकम भी कर रहा है। और हाँ, एक चीज अब जरूर कहेंगे सर कंपनी के ऊपर तो बहुत ज्यादा डेप्थ है। छोटे कंपनी के ऊपर डेप्थ तो होगा ही, क्योंकि उसको सस्टेन करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसको कर्जा लेना ही पड़ेगा। खुद के हाथ में तो पैसा नहीं है। मान के चलिए आप इतने सारे चीज कंटिन्यूसली मेरे वीडियो देखते रहते हैं और आपको बहुत सारे नॉलेज भी हो चुके हैं, तो आप कहेंगे सर अब मैं टेल लूंगा। तो टेल लेने के लिए तो आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए ना। तो आपके पास पैसा नहीं होंगे तो आप किसी से उधारी लेंगे, चाहे आप किसी से पैसा घर के किसी व्यक्ति से पैसा लेंगे, तो आप इस तरीके से पैसा लेकर काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सेम टू सेम कंपनी भी उसी तरीके से जब हाथ में पैसा नहीं होता तो वो उधारी ले लेते हैं। तो मैं एक बार बार एक चीज को मैं आपको जरूर कहूंगा, आप कभी भी लोन लेकर काम मत करना स्टॉक मार्केट के ऊपर। लोन लेकर काम करेंगे तो बुरी तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि अगर मान के चलिए आपने लोन लेकर काम किया और आप जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक साल में मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, अगर मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटीमेंट हुआ तो बिग क्रैश हो जाएगा, तो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला जाएगा और आप पे आउट नहीं कर पाएंगे और आप जिससे लोन लिया उसको इंटरेस्ट के साथ वो चुका भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए लोन लेकर कभी भी ट्रेड मत करना। अगर आपको काम करना है थोड़ा सा इनकम बढ़ाइए और इनकम इनकम में जितना एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है उस पैसे से धीरे धीरे करके काम करिए। तो कुछ इस कंपनी के बारे में एक अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे तो केपीआई ग्रीन एनर्जी शेयर रेज 7% आफ्टर कंपनी साइन 500 मेगावाट सोलर पार्क। आप देखेंगे तो उत्तराखंड गवर्नमेंट इसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया और वो भी 500 मेगावाट सोलर पार्क का। 500 मेगावाट कोई छोटा मोटा मेगावाट आप मत समझ लीजिए, क्योंकि 1 मेगावाट भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो 5 मेगावाट का सोलर पार्क बनने वाला है और वो भी कहाँ पे, उत्तराखंड गवर्नमेंट में। तो इस तरीके से जब भी कोई न्यूज आते हैं तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका देखने को मिल ही जाते हैं। तो कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वहां पे भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। 160 करोड़ से बढ़ के हो चुके 215 करोड़। कंपनी का सेल्स बढ़ा, कंपनी का एक्सपेंस घटा और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रोथ हुआ। तो देखिए हम लोग यही सोच रहे हैं कि कंपनी इतना बड़ा कर्जा ले लिया तो कहाँ से चलेंगे। देखिए कंपनी कर्जा को भी पेमेंट कर रहा है, मतलब रीपेमेंट कर रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अभी देखिए बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर अगर इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करेंगे तो कंपनी का फंडिंग नहीं होगा। तो फंडिंग बढ़ाने के लिए उसको कर्जा लेना पड़ा। तो जब इसके इसके ऊपर लोगों का भरोसा जीतेगा और तब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े फंड हाउस और बहुत बड़े बड़े जो पैसे वाला लोग होगा वो इस कंपनी के ऊपर फंडिंग करेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जो कर्जा है वो कर्जा कम होगा और कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट जो है 18% के आसपास इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा। अगर इस इंटरेस्ट कम होता तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल जाते। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर क्या कर रहा है आप देखेंगे तो छोटे कंपनी होने के बाद भी देखिए एफएस ने क्या किया, होल्डिंग को स्टार्ट किए। और डीएस के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है, पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग देखने को मिला। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में लास्ट कुछ डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला डिलीवरी डेटा, और अच्छा खासा पिछले दिनों में बाइंग अच्छा खासा हुआ था और वो भी ट्रेडिंग पर्पस में। डिलीवरी उतना ज्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं किया गया। अभी रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी बहुत लॉन्ग जर्नी करने के बाद यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया, फिर से देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर रहा है, एक कंटिन्यूसली एक रेंज क्रिएट कर रहा है। इस रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहे हैं। अब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा सा धमाका यहाँ पे होने का चांसेस है। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा।
क्योंकि फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन जब बनेगा, कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होगा, तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर 3 साल में इस कंपनी कहाँ पे जाने वाले हैं, कितना दूर तक जाएगा। देखिए, अभी फिलहाल के लिए जो केमिकल सेक्टर का हालत है, वहां पे बोलना इतना आसान नहीं होगा कि कब तक वो हालत सॉर्ट आउट होगा और कब कंपनीज के ऊपर ग्रोथ होना स्टार्ट होंगे। क्योंकि मार्केट में जो केमिकल्स का जो डिमांड है वो लगातार घटते जा रहा है। आज आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर जिस तरीके से कंटिन्यूसली पिट रहा है, उसी तरीके से केमिकल सेक्टर के ऊपर भी पिटाई देखने को मिला। क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है वो केमिकल्स का डिमांड घट चुके हैं। तो डिमांड घटने के कारण कंपनी का सेल्स कम हुआ और सेल्स कम होने के कारण कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आया। अगर यही चीज पे क्वार्टरली बेसिस में आपको दिखा दूं, देखिए पिछली बार कितना था, 250 करोड़ के आसपास सेल था। इस बार कितना, 180 करोड़ के आसपास सेल। तो अंतर देखिए, डिफरेंस देखिए। बीच पिछले बार भी तो सेल्स कम हुआ था, उससे भी कम हो गया। इसका मतलब सेल्स में अभी भी प्रेशराइज है, अभी भी कंटिन्यूसली सेल में ग्रोथ जो है वो कम होता जा रहा है। अगर परसेंटेज वाइज दिखा दूं तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल्स का जो ग्रोथ है, पिछले बार तो 61% के आसपास था, इस बार वो सेल्स नेगेटिव में चला गया। और इस बार सेल्स नेगेटिव में चला गया और देखिए आप देख सकते हैं कितना नेगेटिव, 26% नेगेटिव में चला गया। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा तो कंपनी 26% के आसपास सेल्स को नेगेटिव में ग्रोथ किया। तो जब कोई कंपनी का इस तरीके से ग्रोथ होगा तो सोचिएगा कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट है। अभी ये देखना है कि कंपनी के अंदर नेगेटिविटी है, बिल्कुल नहीं, पूरे का पूरा सेक्टर के ऊपर नेगेटिविटी है, जिसके चलते हुए इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। अभी एक्सपेंस के बारे में चर्चा करूँ तो अभी एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस यहाँ पे देखने को मिला, ध्यान से देखना, कंपनी के जो मटेरियल कॉस्ट वो यहाँ पे बढ़ चुके हैं। पिछले सालों से पिछले कुछ सालों से देखा तो मटेरियल कॉस्ट बहुत हाई लेवल में देखने को मिला। तो जब कंपनी का सेल्स कम हो रहा है, उसका मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, तो कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए मान के चलिए आप एक प्रोडक्ट खरीदारी पिछले बार किए थे 100 रुपीज में, और रॉ मटेरियल खरीदारी किए थे 100 रुपीज में। अभी इस बार उस रॉ मटेरियल को खरीदारी कर रहे हैं 150 में, और आपका पिछले बार सेल्स हुआ था मान के चलिए 200 का, और इस बार सेल्स हो रहा है 200 का। तो आपको क्या लग रहा है कि आपका सेल्स ज्यादा हो गया? बिल्कुल नहीं, आपका तो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, जिसके लिए आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क दिखा। 68 करोड़ पिछली बार था, इस बार बन चुके 52 करोड़। जो पिछले लास्ट कुछ क्वार्टर्स में भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किए थे, उसको भी बीट नहीं कर पाया। फिर भी मैं कहूंगा कि कंपनी के ऊपर कोई खराबी नहीं है, कंपनी तो ठीक ठाक काम कर रहा है। सेक्टर के ऊपर प्रेशराइज है, जब सेक्टर फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाएंगे, तो सारे के सारे केमिकल सेक्टर फिर से भागना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखेंगे ऑटो इंडस्ट्रीज में 2018 के बाद इकोनॉमिकली स्लो डाउन होने के कारण, चीपेज शॉर्टेज होने के कारण गाड़ी कंपनी का हालत खराब हो गया था। और आज देखिए 2020 कोविड के बाद 2021 से ऑटो सेक्टर में तो धमाका चल रहा है, हर ऑटो सेक्टर टॉप लेवल में है। तो कहने का मतलब है कभी कभी इकोनॉमिकली स्लो डाउन होता है, जैसे हमारा जीवन में भी इसी तरीके से सिचुएशन आते हैं, कभी कम कभी खुशी कभी गम, इस तरीके से सिचुएशन तो चलते रहते हैं। तो आपको इसको ऐसे नेगेटिवली देखना नहीं है। हाँ, जो बात आपने कहा कि सर लास्ट अपकमिंग 3 ईयर्स में कहाँ तक जा सकते हैं, अगर देखिए सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया एक साल के अंदर अंदर, जो सेल्स का ग्रोथ अगर बढ़ जाएगा, तो इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका दिखेगा। अभी एक कहना गलत होगा कि इसका टारगेट कितना दूर तक रहेगा। देखिए, मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी देखिए धीरे धीरे करके इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। इतनी छोटे कंपनी होने के बाद भी, 14,000 करोड़ की कंपनी होने के बाद भी इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहा है, तो यही एक प्लस पॉइंट है। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। जैसे देखिए यहाँ पे एक अपडेट दिया गया था कि क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी जो है, इसके ऊपर जो प्रॉफिट जो ग्रोथ है, वो प्रॉफिट जो फॉल है 23% के आसपास प्रॉफिट फॉल हुआ था, और जो एस्टीमेट था वो मिस हो चुके हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एस्टीमेट ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी मिस हो चुके हैं और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी के एस्टीमेट मिस हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना ही ठीक होगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैंने आपको एक रेंज बना कर दिया। वो रेंज मैंने नहीं बनाया, कंपनी ने बना के दिया। कंपनी रेंज किस तरीके से बनाया, ध्यान से इस चीज को देखना कि कंपनी के यहाँ पे रेंज बना कितना, ऑलमोस्ट 20% के आसपास। अगर ग्राउंड लेवल से मैं टॉप लेवल तक देखूं, चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पे मार्किंग भी कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, आप ध्यान से देखना इस चीज को। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक देखो, तो यहाँ पे जो रेंज बना, यहाँ पे रेंज इस लेवल से स्टार्टिंग, यहाँ से एंडिंग, इसके बीच में देखिए कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बना,
और इस जब भी कोई इस तरीके से बाइंग कैंडल बनता है तो आपको इंतजार करना है नीचे लेवल के टच करने के लिए। जब नीचे लेवल को टच करेंगे तो यहाँ पे एंट्री बनेगा और इसका टॉप लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो कहने का मतलब है इस तरीके से टारगेट को पाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उस लेवल को आया नहीं और यहाँ से कंपनी रिवर्सल किए थे एक बार, तो यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से फिर से टच करने के बाद वो रिवर्सल कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई वो ऊपर जा पाएंगे। यहाँ पे नीचे आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है हिंदकॉन केमिकल्स लिमिटेड। ये भी एक केमिकल्स कंपनी है और इस कंपनी के बारे में एक बात कहूँ, देखिए कंपनी यहाँ पे भी प्रॉफिटेबिलिटी में देखिए कितना चेंजिंग देखने को मिला। फिर भी इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया और जिसके चलते कंपनी के बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया स्प्लिट का। कंपनी 10 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाले हैं, हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर देने वाले हैं, क्योंकि इसका 10 का फेस वैल्यू 2 रुपया होने वाला है। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।